पिछले एपिसोड में दुष्यंत ने आरव की रिकवरी के साथ साथ विल पावर को समझाने के लिए आरव को एक नई कहानी सुनाने की बात की। तो आरव कहानी सुनने के लिए रेडी हो गया। दुष्यंत ने आरव को कहानी सुनाना शुरू किया। हमारी पहली कहानी एक आम आदमी के बारे में है। एक आम आदमी की खास बात यह होती है कि उससे हर कोई रिलेट कर पाता है। ये आम आदमी अक्सर न्यूज पर नहीं आता, इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं होता और यहां तक कि इसका कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं होता। कहने का मतलब है कि ये असल में जीवन को एक ग्राउंडेड लेवल पर देखता है। और अगर हम ठीक से सोचें तो दुनिया असल में चलती भी इनकी वजह से ही है। पर्दे के पीछे काम करने वाले और अपनी जिम्मेदारी निभाने वालों की बातें तो नहीं होती, लेकिन उनका असर हमें समाज में उम्मीद के तौर पर दिखता है। हम बात कर रहे हैं दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी को फेमसली माउंटेन मैन कहा जाता है और उनकी विल पावर से हमें पता लगता है कि लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। वो हमें एक लेसन देते हैं कि एक गरीब आदमी भी पैसे और शक्ति के बिना केवल अपनी विल पावर के चलते पहाड़ जैसे एक विशाल चैलेंज को पार कर सकता है। मांझी बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट में गहलोर नाम के गांव के रहने वाले थे। 1956 में मांझी का बचपन में ही विवाह कर दिया गया था। जब वो बड़े हुए और धनबाद की कोयला खानों में 7 साल काम करके वापस आए तो उन्हें अपने गांव की एक लड़की फाल्गुनी देवी से प्यार हो गया। उन्हें शौक तब लगा जब वो लड़की उनकी बचपन की दुल्हन निकली, जिसके साथ उनका विवाह कर दिया गया था। फाल्गुनी के पिता ने उन्हें मांझी के साथ भेजने को मना कर दिया क्योंकि इस वक्त वो बेरोजगार थे। लेकिन मांझी किसी भी हाल में फाल्गुनी के साथ रहना चाहते थे और इसलिए दोनों ने भाग जाने का फैसला लिया। उन्होंने पति और पत्नी के रूप में रहना शुरू किया और जल्द ही उनका पहला बेटा हुआ। 1960 तक फाल्गुनी दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। मांझी के जीवन की मुश्किलों को समझने के लिए हमें उनके गांव के बारे में पता होना चाहिए। गहलोर एक रिमोट और बैकवर्ड गांव है जहां पर आज भी कास्ट सिस्टम चलता है। जो लोग पिछड़ी कास्ट के होते हैं उन्हें गांव का मुखिया बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। महिलाओं को केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और उनके हक मारे जाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए विकास शब्द केवल एक सपने के समान है। यहाँ के गरीब लोगों को अपनी जरूरत की आम चीजों के लिए भी अट्टारी और वजीरगंज के बीच के खतरनाक और नैरो पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता था। इस सब से आप समझ सकते हैं कि मांझी और उनकी पत्नी को कितने कष्ट झेलने पड़े होंगे। लेकिन इस सब के बाद भी मांझी अपने जीवन में कड़ा परिश्रम कर रहे थे और अपने परिवार के लिए एक उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक रोज उनकी जिंदगी में ऐसा इवेंट हुआ जिससे वो पूरी तरह से टूट गए। फाल्गुनी देवी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें अपने पति के लिए पहाड़ को पार करके खाना पहुंचाना था। गर्मी में पहाड़ चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गई। मांझी को इस चीज की खबर नहीं थी और वो पहाड़ की दूसरी साइड इंतजार करते रहे। कुछ वक्त बाद उन्हें गांव के एक आदमी ने इस हादसे के बारे में बताया। मांझी शौक में अपनी पत्नी के पास भागते हुए आए और उन्हें सबसे पास के अस्पताल में ले गए, जो कि उनके गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन जब तक उनकी पत्नी का इलाज होता वो दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे से मांझी का दिल टूट गया। वो अपनी पत्नी को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे और उनकी मौत से वो बहुत सदमे में थे। लेकिन इस लॉस के बाद उन्होंने केवल बैठकर खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने तय किया कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। अपनी पत्नी की याद में उन्होंने एक हथौड़ा और छेनी उठाई और उस पहाड़ को तोड़कर उसके आर पार रास्ता बनाने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन ये किसी भी मायने में एक आसान काम नहीं था। लेकिन दशरथ ने अपनी विल पावर के चलते हार नहीं मानी और अपना काम चालू रखा। आने वाले सालों में उनके गांव में काफी मुश्किलें आईं और ज्यादातर लोग सूखे की वजह से अपना घर छोड़ शहर की तरफ चले गए। इस बीच मांझी के पिता ने उनसे अनुरोध किया कि वो अपनी जिद को छोड़ दें और शहर में जाकर अपने बच्चों के लिए 2 रोटी कमाएं। लेकिन मांझी ने अपना फैसला नहीं बदला और अपने मिशन के साथ आगे बढ़ते रहे। उनकी सिचुएशन आने वाले वक्त में काफी खराब हुई। खाने पीने की कमी के चलते उन्हें कई बार
गंदा पानी और पत्तियां खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। 1975 में जब पूरा देश इमरजेंसी के साए में बिखरा हुआ था, तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिहार में एक रैली के लिए आई थी। उस रैली में स्टेज में कुछ फॉल्ट हो गया था और वो गिरने की स्थिति में था, लेकिन मांझी और उनके साथियों ने ऐसा नहीं होने दिया और इस एक्ट के लिए उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो भी खींची। इस वक्त तक मांझी की कहानी को अलग अलग पत्रकार कवर कर चुके थे और उनका थोड़ा नाम भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी के खेल के बीच मांझी का सपना टूटता नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बल पर वो सब किया जिससे वो अपना वादा पूरा कर सकते थे। उन्होंने अपने आप 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाया, जिससे उन्होंने दूसरों की जिंदगी को काफी आसान बनाया। उनकी इस मेहनत और विल पावर से गांव वालों के लिए सबसे पास का हॉस्पिटल 70 के बजाय 15 किलोमीटर में बदला। आखिरकार 1982 में मांझी के 22 साल के परिश्रम से सरकार की आंखें खुली और उन्होंने उस पहाड़ के आर पार एक रास्ता बनाने के लिए फंड्स रिलीज किए। बेटा, ये कहानी सबसे पहले समझाना जरूरी था, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए शक्तिशाली या एक्स्ट्रा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा और विल पावर है तो आप भी अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आरव दादाजी की बात और इस कहानी की सीख दोनों को समझते हुए कहता है, जी दादाजी, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मांझी को उनके इस सफर में कितनी बार गिव अप करने का ख्याल आया होगा, लेकिन उन्होंने हर बार आसान रास्ता लेने के बजाय वो करने का फैसला लिया जिसकी प्रतिज्ञा उन्होंने शुरुआत में ली थी। उनकी विल पावर और अपनी पत्नी के लिए प्यार हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दादाजी ने आरव की इस बात पर जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पहली कहानी समझ में आई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम ऐसी बहुत सी कहानियां डिस्कस करेंगे जिनसे तुम्हें ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए इतना काफी है, अब तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। आरव बोला, जी दादाजी, गुड नाइट। दुष्यंत ने अपनी कहानी का असर आरव के ऊपर देखा और उन्हें यकीन हो चुका था कि उनका पोता बहुत जल्द ही कुछ और एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी खोई हुई स्पिरिट को वापस पालेगा। उन्हें इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि अगर आरव की जगह कोई और बच्चा होता तो शायद वो इस सिचुएशन से इतनी अच्छी तरह से डील नहीं कर पाता। उन्होंने ये सोचते हुए उसके कमरे की लाइट बंद की और किचन में किसी काम से चले गए। देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। रात में आरव को कई बार अपने दादाजी की बात याद आई और इसकी वजह से उसकी आंख काफी बार खुली, लेकिन उसके जागने की वजह नेगेटिव होने के बजाय काफी पॉजिटिव थी। अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसे केवल एक पॉजिटिव पुश की जरूरत है, जिसके जरिए वो खुद की हार को ठीक तरह से एक्सेप्ट कर पाए, और उसके दादाजी ने उसके लिए यही कर दिखाया था। उठने के बाद दुष्यंत और उसके बीच एक और बातचीत शुरू हुई। दुष्यंत बोले, बेटा, अक्सर जंग में हम ब्रेवरी की कहानियां सुनते हैं और इस बात पर आश्चर्य जताते हैं कि कैसे एक सोल्जर बुरे से बुरे हालात में भी कभी भी हार न मानकर अपने देश की रक्षा करता है। अगर हम अपने देश के इतिहास को ही देखें तो हमें ऐसे कई वीरों की कहानी सुनने को मिलती है जिन्होंने मुश्किल हालातों में अपनी विल पावर को टूटने नहीं दिया और आगे बढ़कर अपने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मोहित शर्मा, मेजर शैतान सिंह भाटी, जनरल सैम मानेकशॉ, हमारे इतिहास में ये नाम अमर हैं और ना जाने ऐसे कितने और किस्से हैं जिनके द्वारा हमें ह्यूमन एंड्योरेंस की असली लिमिट्स के बारे में पता चलता है। इस सब के बाद मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम्हारे लिए एक सैनिक क्या है? तुम उसे क्या परिभाषा दोगे? आरव ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से एक सैनिक वो वीर है जो अपने देश के लिए दुश्मन की जान ले सकता है और जान दे भी सकता है। दुष्यंत ने आरव को प्रेज करते हुए कहा,
ये जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसे सैनिक की भी कहानी मिलती है जिसने अपनी लाइफ में गन उठाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे आज भी उसकी ब्रेवरी और विल पावर के लिए याद किया जाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आरव ने कहा, यह तो एक इंटरेस्टिंग बात है। एक ऐसा सैनिक जो कभी हथियार ही ना उठाए और इसके बाद भी अपनी बहादुरी के लिए याद रखा जाए। मैं जरूर ही इसके बारे में सुनना चाहूंगा दादाजी। आरव के इस जवाब पर दुष्यंत ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेजेंडरी सैनिक ही हमारी दूसरी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। तो बात वर्ल्ड वॉर 2 की है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे आज हम उसकी वायलेंस और मैन पावर के लिए याद करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट की कहानी आज भी बहुत से लोगों की मेमोरी में फ्रेश है। हमें इस युद्ध में कई सारे बैटल हीरोज की कहानी पता है जिन्होंने अपनी हिम्मत के दम पर दुनिया को बदलने का लोहा रखा है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे सोल्जर के बारे में है जिसने इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने के बाद भी अपने जीवन में कोई गन नहीं उठाई, किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन आर्मी के कॉर्पोरल डेसमंड डॉस की। डेसमंड डॉस को आज हम उनकी महानता, विल पावर और एम्पैथी के लिए जानते हैं, जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर की बैटल ऑफ ओकिनावा के दौरान 75 सैनिकों की जान बचाई थी, और वो भी बिना किसी हथियार को उठाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तुम खुद डेसमंड को हीरो कहते तो वो इस बात को तुरंत नकार देते। इससे हमें उनके हम्बल नेचर के बारे में भी पता चलता है। अपने हेरोइक्स को अंजाम देने के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो क्रेडिट लेने के बजाय उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सही काम किया और ये उनकी ड्यूटी थी। उनका कहना था कि वो कभी हथियार नहीं उठाएंगे क्योंकि वो जीवन बचाने की लाइन में है, ना कि उसे लेने की। ये सुनकर आरव ने बीच में सवाल किया, इस बात का क्या मतलब है? लाइफ लेने की नहीं बल्कि उसे बचाने की? इसके जवाब में दुष्यंत ने कहा, इसका जवाब तुम्हें जल्द पता चलेगा। डेसमंड का जन्म 7 फरवरी 1919 को हुआ था और बचपन से ही वो दूसरों की तरफ एक अलग किस्म की एम्पैथी डिस्प्ले करते थे जो बहुत ही रेयर होती है। उनकी ये क्वालिटी आने वाले समय में उनके प्रोफेशनल करियर में भी देखी गई। जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक एक्सीडेंट के विक्टिम को खून देने के लिए 12 किलोमीटर का सफर तय किया और वो इंसान एक स्ट्रेंजर था। उन्हें इस बात की खबर अपने लोकल रेडियो स्टेशन से हुई थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और विक्टिम की मदद के लिए और भी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इस दौरान ही डेसमंड के अंदर हथियारों के लिए नफरत पैदा होने लगी। उनकी इस नफरत का सोर्स उनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा था और साथ ही बचपन में एक ट्रॉमेटिक इवेंट के चलते उन्होंने वादा किया था कि वो कभी भी वेपन्स को हाथ नहीं लगाएंगे। इस इवेंट की डिटेल्स से पता चलता है कि उनके ड्रंक पिता ने डेसमंड की मां के सिर पर एक आर्ग्यूमेंट के वक्त पिस्तौल तान दी थी। अपने बेटे की हिफाजत के लिए उनकी मां ने डेसमंड के पिता से लड़ाई की और उन्हें भागने को कहा। ऐसे इवेंट का असर एक छोटे बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा हो सकता है, ये उस बच्चे के अलावा और कोई नहीं जान सकता। इस वक्त आरव के मन में खुद की हार के बारे में थॉट्स चल रहे थे। वो धीरे धीरे सोच रहा था कि उसकी लाइफ में कितनी प्रिविलेज थी और उसके बाद भी वो कमबैक करने से डर रहा था। वो कहीं ना कहीं खुद को डेसमंड की जगह रखकर सोच रहा था और इस बात का रियलाइजेशन उसे तब ही हुआ। दुष्यंत ने अपनी कहानी जारी रखी और बताया, इसके अलावा डेसमंड की फिजिकल रेजिलियंस भी बहुत ज्यादा थी और इससे उन्हें अपने मिलिट्री करियर में काफी फायदा हुआ। 18 साल की उम्र में डेसमंड को वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व करने का मौका मिला और उन्होंने ये मौका जाने नहीं दिया। लेकिन मिलिट्री में सर्व करते हुए हथियारों की तरफ उनके व्यू को काफी निंदा का सामना करना पड़ा। इस वजह से डेसमंड ने फैसला लिया कि वो एक्चुअल कॉम्बैट में हिस्सा लेने के बजाय एक आर्मी मेडिक का काम करेंगे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो आर्मी के मॉडल के हिसाब से एक अच्छे सोल्जर के मोल्ड में फिट नहीं होते हैं, लेकिन डेसमंड ने इन बातों को अपनी सर्विस के बीच में नहीं आने दिया।
डेसमंड को आर्मी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके साथ कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता था। उनके फेलो सोल्जर्स उन्हें मैन अप करने के फ्रेज से चिढ़ाते थे और डेसमंड के सुपीरियर्स भी उनसे संडे के दिन बाकी सभी सोल्जर्स के बचे खुचे काम करवाते थे। लेकिन अपनी विल पावर और काइंडनेस का सबूत देते हुए डेसमंड ने इस बिहेवियर से ऊपर उठने का फैसला लिया। उनका मानना था कि उन्हें भगवान और अपने देश दोनों की सेवा करनी है और वो प्रूव करना चाहते थे कि ये दोनों काम अलग अलग नहीं थे। आरव बोला, डेसमंड के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा, अपने साथियों से ऐसी रेजिस्टेंस फेस करना और फिर भी अपनी सेवा को कंटिन्यू करना। आरव ने जब ये सवाल अपने दादा दुष्यंत से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उसे अमल करने में हमारी रेजिलियंस का टेस्ट होता है। हमें सही मायने में समझ आता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं और डेसमंड के लिए वो दिन जल्द ही आने वाला था। 5 मई 1945 का वो दिन डेसमंड की जिंदगी का सबसे जरूरी दिन था, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपने कैरेक्टर का प्रमाण दिया और इतिहास रचा। इस दिन की बैटल को हिस्टोरियंस हैक्सॉ रिज के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जापानीज फोर्सेस का अटैक इतना ब्रूटल था कि आने वाली गोलियां कब अमेरिकन सोल्जर्स को गिरा दे रही थी किसी को पता भी नहीं लग रहा था। जापान का प्लान था कि वो ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को घायल करे और नुकसान पहुंचाए, लेकिन जापान को ये नहीं पता था कि अमेरिका के पास डेसमंड डॉस था। अपनी हिम्मत और विल पावर का प्रमाण देते हुए डॉस ने उस सिचुएशन में 12 घंटे से ज्यादा बैटलफील्ड पर टिके रहने के साथ उन सोल्जर्स की जान बचाई जिन्हें चोट लगने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया था। डॉस एक के बाद एक सोल्जर्स को कैरी करके ट्रीट कर रहे थे और इसकी वजह से ऊपर से नीचे अपने फेलो सोल्जर्स के खून में सने हुए थे। लगातार फायरिंग के बीच उन्होंने 75 से ज्यादा सैनिकों की जिंदगी अकेले ही बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जापानी फोर्सेस उन चोटिल सोल्जर्स को टॉर्चर करती और उन पर अमानवीय एक्सपेरिमेंट करती। इतने सोल्जर्स की जान बचाने के साथ साथ डेसमंड भगवान की कृपा से खुद भी बिना किसी सीरियस चोट के बचने में सफल हुए। उनका कहना था कि कई बार वो जापानी सोल्जर्स के बिल्कुल सामने थे, लेकिन हर बार उनकी राइफल जाम हो जाती थी। अब ये एक सुपरनैचुरल एलिमेंट है या लक, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन डेसमंड के अंदर कितना फेथ था हमें इस इवेंट से पता चलता है। अपनी इस बहादुरी के चलते डेसमंड को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और साथ ही उन्होंने अपने फेलो सोल्जर्स की रिस्पेक्ट हासिल की। ये एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा लेसन है जो हमें लाइफ के मुश्किल वक्त में याद करना चाहिए। आरव ने कहा, आपने सही कहा दादाजी, हम कई बार अपनी लाइफ की मुश्किलों के बीच इतना ज्यादा फंसकर रह जाते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स और एबिलिटीज को भूल जाते हैं। जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ते रहें। आरव ने दादाजी को एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जिस पर दादा दुष्यंत ने भी खुश होकर जवाब दिया, तुम मेरे लेसन्स को काफी जल्दी कैच कर रहे हो बेटा। मुझे अब यकीन होने लगा है कि तुम्हारा रिकवरी रोड अब इतना मुश्किल नहीं होगा। चलो अब आराम करो, अगली कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। दुष्यंत को अच्छी तरह से पता था कि बच्चों के साथ डील करने के लिए उन्हें ज्यादा जेनेरिक एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपनी अगली स्टोरी एक फिल्म के प्लॉट पर आगे बढ़ाएंगे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी फिल्म होने वाली थी? जानने के लिए बने रहिए। बॉलीवुड और हॉलीवुड में हमने काफी सारी फिल्म्स देखी हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें पता है बेटा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सिनेमा के जरिए हम अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को बड़े पर्दे पर बिखरते हुए देख सकते हैं। हम कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाते हैं और उनके एक्शंस या इनएक्शंस को अपनी जिंदगी से जोड़कर देख पाते हैं। लेकिन अगर कोई एक मूवी सीरीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ
तो वो बिना किसी डाउट के रॉकी सीरीज होगी। क्या तुमने इसका नाम सुना है? आरव ने कहा। जी दादाजी, मैंने इस सीरीज के बारे में सुना तो है, लेकिन मैं इसकी कहानी के बारे में नहीं जानता। शायद मैंने आपके पुराने बक्से में इस नाम की सीडी तो देखी थी। क्या हमारी अगली कहानी इसी सीरीज के ऊपर होगी? दादाजी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने सही गेस किया। तो आओ शुरू करते हैं। ये कहते हुए दादा दुष्यंत ने अपनी अगली कहानी की शुरुआत की। रॉकी बाल्बोआ एक आइकॉनिक मूवी कैरेक्टर है जो कि पहली बार बड़े पर्दे पर 1976 में आया था। इस कैरेक्टर को बनाने का श्रेय पूरी तरह से केवल एक आदमी को जाता है और वो है हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन। इस फ्रेंचाइजी में आज के टाइम में 9 मूवीज हैं और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया है। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर इस फिल्म को कोई भी प्रोड्यूसर बनाना नहीं चाहता था। स्टैलोन खुद कहते हैं कि वो एक ऐसी मूवी का डायरेक्शन करना चाहते थे जिसमें दुनिया के बेस्ट फाइटर की बात ना हो, लेकिन एक ऐसे अंडरडॉग की कहानी दिखाई जाए जो अपनी विल पावर के दम पर उस डिस्टेंस तक जाए जहां उसे विनर बनने से कोई ना रोक सके। इस मूवी को बनाने में स्टैलोन को बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब ये मूवी असल में रिलीज हुई थी तो लोगों का स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज की तरफ नजरिया ही बदल गया। रॉकी वैसे तो एक बॉक्सिंग फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में बॉक्सिंग स्पोर्ट सबसे ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करता। रॉकी की सक्सेस इस चीज में है कि कैसे एक आम इंसान अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। इस कहानी का कोर इस चीज में है कि कैसे एक अंडरडॉग सभी लोगों को गलत प्रूव करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मूवी में हमें रॉकी बाल्बोआ का कैरेक्टर एक सिंपल और हम्बल लाइट में दिखाया गया है, जो कि अपना जीवन चलाने के लिए एक लोकल मॉब बॉस के लिए लोन शार्क का काम करता है। वो इसके साथ ही एक एमेच्योर बॉक्सर भी है और अंडरग्राउंड टूर्नामेंट्स में लड़कर पैसे कमाता है। रॉकी एक चेयरफुल इंसान है जो अपने चारों ओर के लोगों की कद्र करता है और उन्हें बेहतर करने के लिए भी इंस्पायर करता है। उसकी ये नॉर्मल लाइफ ही उसका सबसे बड़ा ट्रेजर है और इसमें भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड पॉली और अपनी फ्यूचर वाइफ एड्रियन को बहुत प्यार करता है। रॉकी की लाइफ तब बदलती है जब अनडिफीटेड बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड उसे एक चैंपियनशिप मैच के लिए चुनता है। इस चैलेंज से रॉकी की लाइफ में काफी बदलाव आता है और वो धीरे धीरे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज के दम पर ट्रेनिंग शुरू करता है। इस ट्रेनिंग मोन्टाज के बीच हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें हम रॉकी की गरीबी और मजबूरी को पूरी तरह से समझ पाते हैं। एक छोटे और ठंडे अपार्टमेंट में रहना, कपड़ों का एक सेट पहनना, प्रोटीन के लिए कच्चे अंडे खाना और ट्रेनिंग के लिए आउटडोर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, इन सभी चीजों से पता लगता है कि कैसे रॉकी ने मुश्किल वक्त में भी अपनी सिचुएशन को नहीं कोसा और अपनी विल पावर के दम पर वो सब किया जिस पर उसका बस था। तुमने ज्यादातर स्पोर्ट्स मूवीज में देखा होगा कि कैसे एंड में हमारा हीरो जीत ही जाता है, लेकिन रॉकी में ऐसा नहीं होता है। इस मूवी में रॉकी वर्ल्ड चैंपियन क्रीड के साथ एक आइकॉनिक मैच लड़ता है, लेकिन एंड में थोड़े से मार्जिन से जीत उससे दूर रह जाती है। लेकिन मेन चीज ये है कि इस हार के बाद भी रॉकी को किसी तरह का दुख नहीं होता। फाइनल बेल बजने के बाद रॉकी अपनी हार के बारे में सोचने के बजाय अपनी पत्नी एड्रियन को क्राउड में ढूंढ रहा होता है और इससे हमें पता लगता है कि एक इंसान के लिए लाइफ में आखिरकार सबसे जरूरी चीज क्या है। हार और जीत से परे जो इंसान अपनी लाइफ में रिश्तों को अहमियत देता है, उसके लिए भगवान कभी ना कभी रास्ता बना ही देते हैं। फिल्म के आइकॉनिक एंडिंग सीन से हमें ये पता लगता है कि कैसे जी तोड़ मेहनत हमें अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने में मदद कर सकती है और कैसे कोई भी अपनी विल पावर के दम पर दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर को चैलेंज कर सकता है। इस फिल्म की सक्सेस का प्रूफ है कि इसने 1977 के ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अपने नाम किया था और इस सक्सेस के चलते अगले 50 साल तक इस फ्रेंचाइजी ने अपनी लेगेसी को जिंदा रखा है। अब मैं चाहूंगा कि तुम इस मूवी के बारे में सोचो और अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करो। मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर बार जीतने की आदत खराब है
बल्कि ये तो एक ऐसा जज्बा है जिसके दम पर तुम महान बन सकते हो। मेरा केवल इतना कहना है कि कई बार हमारी लाइफ में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। हमारा हर एक दिन जीत के साथ खत्म नहीं होगा, और ये सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस दिन अपनी लाइफ को जीना बंद कर देंगे। सच तो ये है कि उस दिन हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और खुद से वादा करना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में अपनी गलतियों से सीखेंगे और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस करेंगे। ऐसा ही कुछ हमें रॉकी की लाइफ में आगे देखने को मिलता है। एक अंडरडॉग होने के बाद भी उसने इतनी मेहनत की कि आगे चलकर उसने बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और इतिहास रचा। आरव ने इस कहानी को सुनने के बाद कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हम हर एक दिन विनर बनकर सामने नहीं आते, और अगर ऐसा होता भी है तो ये हमारे लिए ही खतरनाक होगा। हम उस प्रोसेस को ही मिस कर देंगे जिससे हमारी रेजिलियंस बिल्ड होनी है, और जिस दिन हमारे साथ कुछ बुरा होगा हम उसे झेलने के बजाय बिखर जाएंगे और कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। आरव ने अपने दादा की बात को सुनकर ये सेंटेंस बहुत जल्दी बोला था, लेकिन इसका रियलाइजेशन उसे कुछ देर बाद हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो हार भले ही गया था, लेकिन ये उसके हाथ में था कि वो वापसी करना चाहता है या नहीं। ये उसके लिए एक टेस्ट का फेज था जिसमें उसकी कोर वैल्यूज का प्रमाण मिलने वाला था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसे पता था कि अब वो सही रास्ते पर चलने को तैयार है।